हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारा इंग्लिश का 15th लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने उसके कई टाइप्स पढ़ लिए थे और उसके बाद में हमारे पास जो प्रोनाउन था वो था रिलेटिव प्रोनाउन। यानी संबंधवाचक सर्वनाम, और इसके यूजेस पढ़ रहे थे हम। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने हु का प्रयोग देखा, विच का प्रयोग देखा, और अब हम देखेंगे तीसरा दैट का प्रयोग। ठीक है, दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है। ठीक है, और एक वचन के लिए भी होता है, वह बहुवचन के लिए भी होता है। ठीक है, और दैट का कौन सा जेनेटिव केस। तो 3 केस थे हमारे पास। कौन सा पहला था नॉमिनेटिव, और दूसरा था एक्यूसेटिव, और तीसरा है हमारे पास ये जेनेटिव। तो इन तीनों में से ये दोनों तो होते हैं और ये नहीं होता है। जेनेटिव केस जैसे हु का जेनेटिव केस क्या था, हुज। ठीक है, आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको और पता चलेगा, अगर आपको नहीं पता है तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल से पहले ये वो लिख देते हैं कि जेनेटिव केस जो नहीं होता है, इसलिए इसमें प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यानी यह द बॉय यानी बच्चा है, जो दैट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने तुम्हें बताया था, या फिर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है इसका मतलब। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। यानी मैं द हाउस यानी घर जानता हूँ, मैं घर जानता
हूँ, दैट यानी, और यहाँ पे आएगा इसका मतलब जिसमें, ये कौन सा, दैट और इन मिलकर बनाएंगे, जिसमें वह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है, और दैट का यूज़ किसके लिए आया है, हाउस के बारे में आया है, ये कर्म कारक है, और इसमें ये भी कर्म कारक है, क्योंकि द बॉय एक संज्ञा है और ये उस लड़के के बारे में बता रही है, तो इसलिए यहाँ पे दैट आया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो दैट है उसका प्रयोग क्रिया विशेषण कर्म की तरफ, क्रिया विशेषण कर्म की तरह है, भी हो सकता है। क्रिया विशेषण जैसे दैट का प्रयोग, दैट का मतलब क्या क्या हो सकता है, दैट का मतलब इन विच, यानी जिसमें, अभी हमने जिसमें के रूप में काम में लिया इसको, जिसमें, ऑन विच यानी जिस पर, एट विच इसका मतलब होगा जिस पर। यहाँ पे ये वस्तु का बोध कराएगा, ऑन विच जिस पर बनाएंगे तो यह है वस्तु का बोध कराएगा, और ये दूसरा वाला है ये किसी समय का बोध करा सकता है और किसी स्थान का बोध करा सकता है, ये समय या स्थान। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये हमने कैसे लिखा है, आई रिमेंबर द डे he came, यानी मैं, आई का मतलब मैं या फिर मुझे, रिमेंबर का मतलब याद है, द डे क्या, वो दिन। अब यहाँ पे वो है वो साइलेंट है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आएगा, बीच में क्या लिखा था हमने, दैट, द डे दैट ही केम, यानी जिस पर वह आया। ठीक है, इसका मतलब इसको और लिख सकते हैं, जब वह आया, या फिर जिस दिन वह आया। अब ये है दैट है, वो किसके लिए आ रहा है, डे की तरफ आ रहा है, इसलिए यह है दैट डे, इस दैट की संज्ञा है और ये इसका सर्वनाम है। इसलिए अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो दैट है वो कभी कभी हु और विच इन दोनों की जगह पे आ जाता है और इन दोनों से अधिक सूटेबल लगता है। तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर यह ऐसा होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। ये चौथा वाला टॉपिक है हमारा। इसमें क्या होता है, जैसे एक ए लगा देता हूँ, दैट का प्रयोग
सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। उस समय क्या होंगे, हु और विच इन दोनों की जगह अगर हम इसको दैट को प्रयोग करेंगे तो वो उपयुक्त रहेगा। जैसे द वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट का मतलब क्या हुआ, वाइज यानी बुद्धिमान, तो वाइजेस्ट का मतलब हुआ सबसे बुद्धिमान। मैन यानी व्यक्ति। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो हु भी आ सकता है, पर इसकी जगह पे क्या आएगा, दैट का प्रयोग करेंगे हम। तो द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, एवर यानी कभी भी रहा, दैट यानी जो कभी भी रहा, मेड मिस्टेक्स, यानी गलतियां की, यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो कभी भी रहा उसने भी गलतियां की। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है सबसे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसकी जगह पे जो सर्वनाम का प्रयोग होगा वो हु का नहीं होगा, वो दैट का होगा। इसके बाद में इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसमें विच का प्रयोग होने की जगह दैट का प्रयोग होगा। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। अब दिस इज द बेस्ट यानी यह है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा है, दैट वी कैन डू यानी जो हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे विच आता, विच की जगह हमने क्या किसको प्रयोग किया, दैट को प्रयोग किया, जो कि इससे सही है। विच का प्रयोग भी हो सकता है, पर हमने दैट का प्रयोग करके उस सेंटेंस को और भी अच्छा इम्प्रूव कर लिया है। तो द बेस्ट की जगह आया है दैट। ठीक है। दूसरा था हमारे पास बी, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली। इनसे पहले इनके बाद, इन सभी शब्दों के बाद दैट का प्रयोग होता है। सबसे पहले हु का एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पे हु आ सकता था और उसकी जगह दैट का प्रयोग हुआ है। जैसे ही इज द सेम मैन, यहाँ पे आएगा दैट और हु में से ही हैज़ बीन, तो यहाँ पर आएगा दैट। इसके बाद में एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। ऑल का मतलब सब, नॉट गोल्ड यानी सोना नहीं है, दैट यानी जो, ग्लिटर्स यानी चमकता है। ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि सभी
सोना नहीं है जो चमकते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्ड है उसके लिए दैट का यूज़ हुआ है। यहाँ पर विच आ सकता था, पर विच की जगह दैट सुटेबल ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम एक जानवर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जानवरों के लिए विच का प्रयोग होता है। दिस इट इज़ ओनली डंकी only donkeys that bray। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ओनली आया है, ओनली के बाद में डोंकी आया है, इसके बाद में क्या आया है, दैट का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, ये ओनली के बाद हमेशा कोई भी नाउन आती है तो उसके बाद में क्या आ गया, हु या विच का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम के हु, कौन कौन सा, हु और व्हाट के बाद, जैसे व्हाट इज इन देयर, यानी इसका देयर का मतलब होगा वहाँ क्या है, दैट यानी जो, आई डोंट डू नॉट नो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट है, ये वाट के बाद में दैट का यूज़ होगा, ना कि विच या हु का। यहाँ पे विच का यूज़ हो सकता था, पर दैट का यूज़ होता है। चौथा है ऐसे दो पूर्वगामी, इसके बारे में बात करेंगे हम। पूर्वगामी के बाद दो पूर्वगामी के बाद दैट का यूज होगा। जिनमें से एक व्यक्ति को और दूसरा किसी पशु या वस्तु को प्रकट करें। अब इसके स्टार लगा लेते हैं, इसको बाद में समझेंगे जब हमें पता लगेगा कि पूर्वगामी क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे है हमारे पास वाट, केवल वस्तुओं को सूचित करता है। और इसका मतलब that which या फिर the things, the thing which, यानी जो कि या वह
वस्तु जो, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आई मी वाट आई से, जो कि, ठीक है, मैं कहता हूँ, मेरा मतलब है, ठीक है। इसमें यहाँ पर वाट का मतलब ये जो कि आया है, और यह किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट विच को, ठीक है। तो ऐसे वाट का यूज़ होता है ऐसे शब्दों में। और यह देखा जाए कि जो वाट है का प्रयोग कर्ता कारक व कर्म कारक दोनों में एक वचन के रूप में होता है। ठीक है। अब यहाँ बारिश शुरू हो गई, इसलिए आज के लिए इतना ही। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमने आज पढ़ा था। इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और इसके हम यूजेज पढ़ रहे थे। तो हु और विच का हमने पढ़ लिया था, दैट का हम शुरू कर रहे थे। तो दैट में, दैट का प्रयोग जो होता है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी होता है। और दैट का जो जेनेटिव केस है वो नहीं होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया था ये बात। और नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस दोनों होते हैं जो दैट ही होते हैं। और जेनेटिव केस नहीं होता है तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं आता है। और एग्जाम्पल है इसका, दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यह बच्चा है जो मैंने पहले तुम्हें बताया था और जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे द बॉय के सर्वनाम के रूप में ये दैट आ रहा है। और इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है, आई नो दैट हाउस दैट ही लिव्स इन। यानी मैं घर जानता हूँ जिसमें वह रहता है। अब इसके बाद में दैट का प्रयोग क्रिया विशेषण कर्म की तरह हो सकता है, जैसे दैट और इन विच, ये दोनों समान रहते हैं। दैट का मतलब क्या ले सकते हैं, इन विच यानी जिसमें, ऑन विच भी ले सकते हैं जिस पर, एट विच यानी जिस पर। तो एट विच किसके लिए आता है, समय के लिए आता है या फिर स्थान के लिए। और इसके बाद में है एग्जाम्पल दूसरा, तीसरा वाला एग्जाम्पल है, आई रिमेंबर द डे ही केम। मुझे याद है वो दिन जिस पर वह आया या जब वह आया, जिस दिन वह आया। ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। चौथा है दैट का यूज़ हु और विच, इनके स्थान पर हम दैट का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी जगह करते हैं, ये दैट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होगा। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी तब हु या विच में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ दैट आएगा। तो यहाँ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो कभी भी रहा। एवर का मतलब कभी या कभी भी। मेड मिस्टेक्स, यानी उसने गलतियाँ की, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो कभी भी रहा उसने गलतियाँ रखी हैं। तो यहाँ पर वाइजेस्ट है तो उसके लिए भी दैट का यूज होगा। एग्जाम्पल दूसरा है, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। अब ऊपर था उसमें हु की जगह पे दैट आया है, यहाँ पर विच की जगह दैट आएगा। दिस इज़ द बेस्ट, कोई चीज़ है वो बेस्ट है तो विच आता है इसकी जगह, दैट का यूज हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ यह है जो हम कर सकते हैं।
अब दूसरा है ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली। इन शब्दों के बाद हमेशा दैट का यूज़ होगा। जैसे दिस इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन, यानी यह वही आदमी है जो कर चुका है। ठीक है। इसके बाद में ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, यानी सब नहीं, सभी सोना नहीं होता जो चमकता है। इस गोल्ड की जगह पे विच की जगह दैट आएगा, दैट का यूज हुआ है। ये एक वस्तु है। ठीक है। इट इज़ ओनली डंकी दैट ब्रे, यानी यह केवल गधा है जो ब्रे, यानी जो गधा चिल्लाता है उसको बोलते हैं ब्रे करना। यानी यह केवल गधा है जो चिल्ला रहा है। इसके बाद में तीसरा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हु और वाट के बाद वाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है वाट, तो इसके बाद में दैट का यूज होगा, ना कि विच या हु। इनका किसी का यूज नहीं होगा। वाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो, यानी वहाँ क्या है जो मैं नहीं जानता। तो विच की जगह दैट का यूज हुआ है। इसके बाद में चौथा है ऐसे दो पूर्वगामी के बाद दैट का यूज होगा जिनमें से एक व्यक्ति को और दूसरा किसी पशु को या वस्तु को व्यक्त करे। इसके मैंने एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, इसके एग्जाम्पल हम बाद में, जब ये पूर्वगामी का मतलब हमें पता चलेगा तब हम इसको लेंगे। आगे है वाट केवल वस्तुओं को सूचित करता है, दैट विच। तो वाट में दैट विच का मीनिंग छुपा हुआ होता है, या फिर द थिंग्स विच या द थिंग विच, इनका मीनिंग छुपा हुआ होता है। आई मीन वाट आई से, यानी मेरा मतलब है जो कि मैं कहता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो वाट है वो उसका मीनिंग आएगा जो कि। आई मीन का मतलब मेरा मतलब है, आई से यानी मैं कहता हूँ। अब ये देखा जाए कि वाट का प्रयोग कर्ता कारक, कर्म कारक दोनों में एक वचन के रूप में होता है। तो यहाँ पर भी एक वचन के रूप में हुआ है। इससे पहले देख लेते हैं। इससे पहले हमने कोई एग्जाम्पल लिया नहीं है, तो अब और एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। इनके वाट और ये जो दैट है, विच है और हु है, इनके और भी यूजेस पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।